नीट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है कि जैसे उसका ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसकी प्रोसेस क्या है और डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज आपके मुझे आते रहते हैं उस पर मैं पूरी तरह से डिटेल में आपसे बात करूँगा। तो चलिए, ये है वेबसाइट। इस वेबसाइट के ज़रिए आप नीट के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये नीट रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट पे आप जब रजिस्टर करने जाएंगे तो सबसे पहले ये होता है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, जिसको आपने डाउनलोड करना है और उसका डिटेल में स्टडी करना है। नीट के रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 6 अप्रैल है। एग्ज़ाम आपको 7 मई को देनी है। तो अभी बहुत सारा टाइम जो आपका बचा हुआ है उसको प्रिपरेशन में यूज़ कीजिए और फॉर्म फिलअप करने की जिम्मेदारी हम पर छोड़िए, हम आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे। तो गाइड करने का सबसे पहला उसूल ये है कि आप इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को पूरी तरह से पढ़िए। इसमें पूरे डिटेल्स, रूल्स और बहुत आसान इंग्लिश लैंग्वेज में समझाया गया हुआ है। इसको डाउनलोड कीजिए, पूरा पढ़िए। अब आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो ये रही डॉक्यूमेंट की लिस्ट। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि आधार कार्ड, उसके बाद में आता है आपका 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट। 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट और मार्कशीट ये दोनों डिफरेंट है, तो आपको 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आपने 11th दी है तो 11th की मार्कशीट भी आपको रिक्वायर्ड है। अगर आपने नहीं दी, क्योंकि कोविड के केस में कभी 11th नहीं हुआ, 11th के बहुत जगह एग्जाम नहीं हुई है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 10th तो पास कर दी, फिर गैप हुआ, फिर 11th उन्होंने नहीं दी, डायरेक्ट 12th एक्सटर्नल दिया, 17 नंबर फॉर्म जिसको हम कहते हैं, फॉर्म 17 फिलअप करके, तो उनका 11th का रिजल्ट नहीं है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, उसको आपने अगर क्लिक करेंगे तो 11th के डिटेल्स आपके स्किप हो जाते हैं। 12th का मार्कशीट ये किसको लगेगा? जो 12th पास हो चुके हैं, भले वो इस साल पास हों, पिछले साल, उसके 1 साल, उसके पहले, कभी भी आप जब भी 12th अगर पास हों तो आपको 12th का रिज़ल्ट यहाँ कंपलसरी है। जो बच्चे फ्रेशर हैं, जो अभी 12th अपीयर हैं, 12th के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए 12th का सर्टिफिकेट का सवाल ही नहीं आता। तो उन्होंने 12th की बोर्ड एग्ज़ाम जो अभी चल रही है उसका हॉल टिकट कहते हैं, वो आपने अपलोड करना है, मतलब अपने साथ में रखना है। अब बारी आती है फ़ोटो जो है वो फ़ोटो आपका रिसेंटली चाहिए मीन्स पासपोर्ट साइज फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड के साथ में, बैकग्राउंड वाइट होनी चाहिए, फेस 80% आपका विजिबल होना चाहिए, कान भी विजिबल होना चाहिए। जो बच्चियां हिजाब पहनती हैं उनके लिए भी इसको कान विजिबल होना ज़रूरी है। तो ये हुआ फ़ोटो की डिस्क्रिप्शन, कलरफुल होना चाहिए। रिसेंट फोटोग्राफ मीन्स 1 जनवरी 2023 से अभी तक का किसी भी डेट का हो तो चलेगा। लास्ट ईयर अगर आपने निकाले हैं तो नहीं चलेगा, रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए, तो उस पर डेट आ जाती है। जब भी आप फोटोग्राफर से कहेंगे नीट के लिए चाहिए तो उसमें डेट डालकर दे देगा। तो ये होगा रिसेंट फोटोग्राफ आपका पासपोर्ट साइज़ का विद वाइट बैकग्राउंड और 80% फेस विजिबल। अब इसके साथ में अगर स्पेक्स पहनते हैं, जैसे मैंने भी पहना हूँ, तो मैं पहनता हमेशा, तो आप पहन कर भी निकाल सकते हैं या फिर बगैर स्पेक्ट के भी निकाल सकते हैं। बाकी आपने कैप वगैरह कुछ पहना नहीं है, तो वो टाइप का आपका फ़ोटो चाहिए। इसके बाद में आता है पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो 4x6 का, जो आपको हॉल टिकट पे लगेगा, तो ये भी आप फोटोग्राफर से ले सकते हैं। अब बारी आती है आपके 10 उंगलियों के निशान, मतलब थंब इम्प्रेशन, फिंगर इम्प्रेशन जिसको कहेंगे। तो ये 4 और 4 8 उंगलियां और 2 अंगूठे 10। तो 10 को आपने करना क्या है कि स्टैम्प की जो इंक होती है, जो हम रबर स्टैम्प जो यूज़ करते हैं, उसकी इंक में आपके फिंगर जो भी ऊपर का टॉप पोर्शन है और ये अंगूठे पूरे ये आपने इंक में डुबोने हैं, मतलब इंक लगानी है और एक वाइट पेज पर उसको प्रिंट करना है। ब्लैंक वाइट पेज पर उसको प्रिंट करना है और उसका फ़ोटो JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। इसी के साथ में आपकी सिग्नेचर, आप सिग्नेचर वाइट पेपर पे कीजिए और उसको भी आपने अपलोड करना है। प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस प्रूफ के लिए आप ये जो डॉक्यूमेंट दिए हैं, आधार है, पासपोर्ट है, वोटर ID कार्ड है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कोई भी एक इसमें जोड़ सकते हैं। बेटर है आधार भी जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कोटा में एडमिशन लिया है और वो वहीं एग्ज़ाम दे रहा है, तो प्रेजेंट एड्रेस उसका वो हो गया। तो अगर वहीं पर अगर उसके उसी सेंटर पर उसी सिटी में अगर उसको एग्ज़ाम देनी है तो प्रेजेंट एड्रेस में वहाँ का प्रूफ जोड़े और परमानेंट एड्रेस में अपने आधार का प्रूफ जोड़े। अब इसमें एक चेंज हुआ है कि आप 2 ही सेंटर चूज़ कर सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए। तो 2 सेंटर आपने ध्यान से चूज़ करना है। तो 2 सेंटर के लिए ज़रूरी है कि जो आपका एड्रेस हो परमानेंट, अगर आप अपने होम टाउन में देना चाहते हैं तो वही आधार कार्ड जोड़िए और परमानेंट एड्रेस भी वही जोड़िए, तो आपका
सेंटर आप वहाँ पर उसी डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्ट कर सकते हैं और दूसरा डिस्ट्रिक्ट आपका पड़ोसी जहाँ पर आपको कन्वीनियंट हो आना जाना। तो ये रिक्वायरमेंट है। अब डॉक्यूमेंट में सबसे ज़रूरी चीज़ आती है जो कास्ट सर्टिफिकेट, जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, और जो EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको EWS सर्टिफिकेट चाहिए। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या है वो मैं बता देता कि हर डॉक्यूमेंट जो EWS सर्टिफिकेट हो, इनकम सर्टिफिकेट का, तो ये 31 मार्च तक ही वैलिड होता है। 1 अप्रैल से नए साल में नया निकलता है और फिर वो अगले साल के 31 मार्च तक का उसमें वैलिडिटी डेट होती है। तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास अभी मार्च का मंथ शुरू है, अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट बना हो तो आप उसको अपलोड करेंगे, और अगर आपके पास नहीं बना तो ये डिक्लेरेशन आप देख सकते हैं, इन अब्सेंस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, ये डिक्लेरेशन है जो आपने अपलोड करना है, और इन अब्सेंस ऑफ EWS सर्टिफिकेट ये वाला डिक्लेरेशन आपने अपलोड करना है। ये डिक्लेरेशन के नाम और ये सब आपको मिल जाएंगे, या फिर हमारे व्हाट्सएप के जो हेल्पलाइन नंबर जो आपको मैं बार बार बताता हूँ उस पर भी आप मांगेंगे तो व्हाट्सएप के ज़रिए आपको PDF भेज दी जाएगी। तो ये डिक्लेरेशन आपको कब लगेंगे कि अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आपने बनाना कब है, फिर 1 अप्रैल के बाद में बनाना है। अगर आप चाहे तो अभी बना सकते हैं, लेकिन फिर वो 31 मार्च को वो इनवैलिड हो जाता है, अगले साल फिर से नया बनाना होगा। तो बेटर है 1 अप्रैल के बाद बनाएं और अभी के लिए डिक्लेरेशन जोड़ दें। अब मैं क्लियरली ध्यान से सुने कि मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि नीट के रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो ऑनलाइन आप फिलअप करते हैं वह फॉर्म बाद में एडिट नहीं होता, और एडमिशन तक यही रिगार्डिंग इसी में जो आपने डिटेल्स भरें उसी हिसाब से आपको सीट अलॉट होती है। तो इसलिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हैं तो अभी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करें, नहीं होगा तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है इसका जो डिक्लेरेशन होता है वो अपलोड करें। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट बाद में फ्यूचर में नहीं बन पाता तो आप ऑटोमेटिक जनरल कैटेगरी में, ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर अभी आपने जनरल कैटेगरी और ओपन कैटेगरी को सिलेक्ट किया, फिर भले आपके पास बाद में फर्दर अगर EWS सर्टिफिकेट आ भी जाता है या कास्ट सर्टिफिकेट आ भी जाता है तो भी आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप ओपन कैटेगरी में कंसीडर किए जाएंगे। एक इन शॉर्ट कन्फ्यूजन दूर करता हूँ, जो कास्ट रिजर्व कैटेगरी या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो अभी उसी को सिलेक्ट करें, क्योंकि बाद में अगर आपका नहीं भी हुआ तो आप ऑटोमेटिकली ओपन में हो जाएंगे। लेकिन अगर आप जो अभी ओपन कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, जनरल कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, बाद में वो अपनी कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते, इसको ध्यान में रखें। बहुत सारे बच्चों से गलतियां होती है और वो गलतियां महंगी पड़ती हैं, उनके लिए करियर का सवाल होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से इत्मीनान से सब रूल्स रेगुलेशन समझें, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की पूरी स्टडी करें, हमसे जो भी हम गाइड कर रहे हैं उस पर अमल करें और फॉर्म फिलअप करें। अब आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI पेमेंट तो सभी लोग करते हैं, सभी के इसमें होता है, तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी पेमेंट के लिए। तो पेमेंट आपको क्या क्या लगेगा, तो ये रही आपको कैटेगरी वाइज पेमेंट डिटेल। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1700, अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं, EWS ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1600, OBC से बिलोंग करते हैं तो 1600, लेकिन अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ का फी पे करनी है। उसी के साथ PWD यानी फिजिकली पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसको हम अपंग कह सकते हैं, तो ये जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी 1000 रुपीज़ फीस गवर्नमेंट ने रखी हुई है। NRI कोटा जो होता है, NRI कोटा के लिए फ़ीस अलग से 9500 है। इसके बाद में अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो मतलब मुस्लिम, जैन, क्रिश्चियन, सिख, पारसी, अगर नौ बौद्ध इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आप माइनॉरिटी में रिलीजियस माइनॉरिटी को आप सिलेक्ट करेंगे, और वहाँ पर आपको कुछ अपलोड करना नहीं है, वो बाद में फिर एक माइनॉरिटी डिक्लेरेशन होता है, वो बाद में उस पर हम बात करेंगे। या फिर मालूमात सेंटर पे व्हाट इज़ माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, ये आप वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप पगड़ी पहनकर, जैसे सिख स्टूडेंट होगा अगर पगड़ी पहनकर एग्ज़ाम देना चाहता है, अगर कोई मुस्लिम गर्ल है वो हिजाब पहनकर एग्ज़ाम देना चाहती है, तो इसमें एक ऑप्शन है कस्टमरी ड्रेस का, तो उसको आप येस लिखेंगे तभी आप वो पहनकर एग्ज़ाम को जा पाएंगे एग्ज़ाम सेंटर पे। लेकिन आपको 1 घंटा पहले जाना एग्ज़ाम सेंटर पे ताकि आप उनको बता सकें और वो आपको अंदर छोड़ सके, चेकिंग आपकी पहले होगी, उसके बाद में फिर अदर स्टूडेंट्स की। तो ये होगी डॉक्यूमेंट की लिस्ट, ये जो पूरे मैंने डॉक्यूमेंट बताए। लेकिन इसके साथ में आपको क्या ये सभी डॉक्यूमेंट अभी अपलोड करने हैं? नहीं,
बस इतने डॉक्यूमेंट आपको अपलोड के लिए अभी ज़रूरत पड़ेगी। फ़ोटो आपका, जैसे मैंने पहले कहा, पासपोर्ट साइज़, उसके साथ में पोस्ट कार्ड साइज़, उसके बाद में आपके थंब और फिंगर इम्प्रेशंस, उसके बाद में आपकी सिग्नेचर, फिर कास्ट सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट, अगर वो नहीं है तो एलिजिबिलिटी डिक्लेरेशन, और उसी के साथ में आपका 10th बोर्ड सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, ये ज़रूरी है। 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट और आधार कार्ड। जैसे मैंने कहा कि एक रूल जो चेंज हुआ है कि पहले आप 4 सेंटर्स चूज़ कर सकते थे, 3, तो अभी 2 ही सेंटर आप चूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ में एक रूल और है कि पहले सिर्फ आपका एक ही मोबाइल नंबर या एक ही ईमेल आईडी मांगा जाता था, वो वेरीफाई किया जाता था OTP के ज़रिए। अब आपको इमरजेंसी केस के लिए एक एडिशनल फ़ोन नंबर देना है और एडिशनल ईमेल आईडी आपको फिल करना है, और वो भी OTP के ज़रिए वेरीफाई कराना है, तभी जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिर से बता दूं, आप पूरा फॉर्म फिलअप करने के बाद में भी फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है, इसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। A to Z, स्टार्ट टू एंड, स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस से इत्मीनान से बताई गई है, कहाँ क्या अपलोड करना है, कहाँ क्या फिल करना है। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ वो ये सबसे ध्यान से ज़रूरी है, वो ये कि आप फॉर्म फिलअप करने के बाद में फिर से एक बार चेक कीजिए कि आपने सही से भरा है क्या नहीं, और उसके बाद ही डॉक्यूमेंट को अपलोड कीजिए। और पेमेंट करने से पहले वापस दोबारा एक बार चेक कीजिए। पेमेंट के बाद में फिर आपका कोई भी ऑप्शन एडिट नहीं होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन एडिट नहीं होगी। तो डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग सुन लिया। अभी एलिजिबिलिटी की कौन कौन फॉर्म को फिलअप कर सकता है, तो सबसे ज़रूरी है कि आपका एज 17 ईयर्स कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो इसका बहुत कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है। 31 दिसंबर 2006 ये लास्ट डेट, इससे पहले अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल हैं। 31 दिसंबर 2006 के बाद में सपोज़ 1 जनवरी 2007 भी है तो आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि 17 ईयर्स आपके कंप्लीट होना ज़रूरी है। वो कब तक? इस करंट ईयर के दिसंबर तक आपके 17 ईयर्स कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने ये सिंपल सॉल्यूशन 31 दिसंबर 2006 तक जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है वो एग्ज़ाम को दे सकता है। ये 17 ईयर्स हो जाती है लोअर लिमिट, लोअर एज लिमिट। अपर एज लिमिट कोई भी नहीं है। ये हो गई फर्स्ट एलिजिबिलिटी। सेकंड एलिजिबिलिटी है कि क्वालिफिकेशन डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल, तो 10+2 यानी 12, 10th और 2 मंथ्स 12th या इक्विवेलेंट उसके कोर्स, जिसमें आपका इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोलॉजी की जगह बायोटेक्नोलॉजी, ये सब्जेक्ट अनिवार्य है, कंपलसरी है। अगर ये है सब सब्जेक्ट तो आप नीट के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जिन्होंने 12th पास किया है, 12th का रिज़ल्ट जिनके पास है, उनके लिए ज़रूरी है कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट में आपको, अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% मार्क्स का होना ज़रूरी है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40% मार्क्स का होना ज़रूरी है। और अगर आप PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 45% मार्क्स का होना ज़रूरी है इन 3 सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर बायोटेक्नोलॉजी। कितनी बार दे सकते हैं नीट? तो कितनी बार भी दे सकते हैं, अटेम्प्ट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, बस जितनी बार भी आप देंगे उतना गैप आपका बढ़ता जाएगा, उतना गैप सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना है। तो गैप सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के सेशन में मैं आपको अलग वीडियो में अलग से इस पर बात करूँगा। अब इसमें आता है कि जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहाँ कोड पूछा जाता है। जो भी फ्रेशर्स हैं, जो 12th अपीयर स्टूडेंट्स हैं, वो जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो उनको एक ही ऑप्शन आएगा और वो ऑप्शन होता है कोड 1 का। तो कोड 1 आपने सेलेक्ट करना है। जो रिपीटर्स हैं, फ्रेशर नहीं है तो रिपीटर्स है तो उनको फिर बाकी सब ऑप्शन आते हैं, तो उनके लिए सिर्फ कोड 2 नंबर का जो कोड है वो सिलेक्ट करना है। फिर 3, 4, 5, 6 ये अलग अलग कैटेगरी से होते हैं। मतलब अगर जो BSc में सीख रहा है तो उसके लिए 3 नंबर, फिर BSc कंप्लीट हुआ तो 4, ये अलग अलग डिफरेंट, लेकिन वो सब लोग भी कोड 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट आसानी से समझने के लिए फ्रेशर जो है वो कोड 1 का इस्तेमाल करें और जो रिपीटर्स हैं वो कोड 2 का इस्तेमाल करें। बाकी फॉर्म फिलअप करते हो तो जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल्स, स्कूल का नाम, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, फिर बोर्ड और पिन कोड नंबर, ये तो सब आप आसानी से फिलअप कर सकते हैं। तो ध्यानपूर्वक कीजिए, उसमें कुछ अगर कम ज़्यादा होता तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी कास्ट, आपका 12th के जो मार्क्स आपको फिल करने हैं वगैरह, तो उसमें बिल्कुल भी गलती ना करें। मैं लास्ट में और एक बार बताना चाहूँगा कि
फॉर्म फिलअप में गलती ना करें। मोबाइल से फॉर्म बिल्कुल भी ना भरें। मोबाइल से ना भरते हुए लैपटॉप या पीसी का इस्तेमाल करें, या फिर किसी भी साइबर कैफ़े से जाके आप फिलअप कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार चेक कर लें और उसी के बाद में सबमिट करें, क्योंकि बाद में वापस से मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि गलती अगर होती है, कुछ मिस्टेक्स होती है, तो बाद में एडिट का ऑप्शन आपका नहीं आता। और फॉर्म फिलअप में हम भी आपकी मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारी ये सर्विसेज का भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं कि ये जो व्हाट्सएप का हेल्पलाइन नंबर जो है, इस पर आप नीट ऐसा लिख कर दे देंगे तो आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ग्रुप में सभी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। एक फॉर्मेट हमने ये बनाया हुआ है, ये फॉर्मेट आपको व्हाट्सअप किया जाएगा। आपने उसकी प्रिंट निकालना है, उसको फिल करना है, उसमें जितने भी डिटेल्स लिखे हैं उसको अपने पेन से फिल करना है। उसके बाद में वो व्हाट्सअप करना है हमें, फिंगर बाकी सब चीज़ें डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। आप जब उसको भेजेंगे तो हमारे सेंटर से फॉर्म फिलअप करके आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया जाएगा। आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड के ज़रिए फॉर्म चेक करना है, और जब सब कुछ सही है तो आप जब कंफर्मेशन देंगे और आप पेमेंट करेंगे तो उसके बाद में वो फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा और आपको PDF आपको मिल जाएगी। तो नीट से रिगार्डिंग, नीट से लेकर फॉर्म फिलअप से लेके आपका एडमिशन होने तक बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जिसमें नीट काउंसलिंग में जो चीज़ें आती है, जैसे चॉइस फिलिंग होता है, अलग अलग तरह के राउंड्स होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप राउंड, स्पेशल मॉपअप राउंड, स्ट्रे वैकेंसी राउंड। उसी के साथ में रिटेंशन फॉर्म क्या होता है, रिटेंशन फॉर्म कब भरना है, कब नहीं करना है, कॉलेज अपग्रेड कब करना है, नहीं करना है। उसी के साथ में जब चॉइस फिलिंग में आप जाते हैं तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन वही होता है कि कौन सा कॉलेज मैं सिलेक्ट करूँ, टॉप में कौन सा रखूँ, उसके बाद कौन सा रखूँ। तो एक कॉलेज का भी एक रेटिंग होता है, वो रेटिंग भी हम आपको दे देंगे। उसी के साथ में कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, ये सब में डिटेल्स वीडियो मालूमात सेंटर पे आते रहेंगे। तो इसके लिए इस मालूमात सेंटर के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको अपडेट मिलते रहेंगे। और ग्रुप में ऐड हो जाइए ताकि आपको एडमिशन तक आपके हर क्वेरी का जवाब आपको मिलता रहेगा, और हमारे एक्सपर्ट जो है आपको गाइड करते रहेंगे। नीड्स रिगार्डिंग आपकी हर ज़रूरत को पूरा किया जाएगा। चलो फिर नीट के अगले एपिसोड में मिलेंगे, अगले वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जिसमें आपको और मज़ीद मालूमात मिलेंगे, अच्छी मालूमात मिलेंगी। शुक्रिया, जय हिंद।